नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग जो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं, संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहाँ से प्रश्न आया करते हैं, और इन अनुच्छेदों के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है अपने लिए भी, परीक्षा की दृष्टि से भी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय जो है संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 4 अनुसूचियाँ इसमें जुड़ती हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। ये एक संविधान की संक्षिप्त रूपरेखा कि इतनी चीज़ें संविधान के अंतर्गत हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और ये जितने अनुच्छेद चर्चा की जाएगी, जितने अनुच्छेदों के बारे में, यदि आप 2 से 3 बार इनको देख लेंगे तो किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। डायरेक्ट प्रश्न मिलते हैं आर्टिकल से, तो इसको आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा जिससे कि ये सभी अनुच्छेद जो हैं वो आपको याद हो जाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। हाँ, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग जो जिन आर्टिकलों पे चर्चा करेंगे वो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे जो जहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर हम क्रम से देखेंगे तब तो 395 अनुच्छेद हैं, उनके सब आर्टिकल भी हैं, तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। आइए शुरू से देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो दिया हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे आपका बस यहाँ पे जरूरी जो आपको याद रखना है, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि फेडरेशन। तो ये आपको इंग्लिश वर्जन भी देखना होगा कि यूनियन होना चाहिए। इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखना है कि अगर ऐसा कोई विकल्प आ रहा है, वहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, फेडरेशन दिया हुआ है, तो आपको यूनियन वाले विकल्प पे ही टिक लगाना है। तो पहले अनुच्छेद में यही कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। इसी के साथ में दूसरा अनुच्छेद, ठीक है, दूसरा अनुच्छेद जो संविधान का है वो राज्यों के निर्माण की बात करता है। ठीक है, राज्यों के निर्माण की बात करता है कि यदि कोई राज्य भारत संघ में सम्मिलित होता है, इसकी बात कर रहा है। तो दूसरा अनुच्छेद जो है वो राज्यों के निर्माण से संबंधित है। निर्माण, राज्यों के निर्माण से सम्मिलित है, जिसमें कि यदि कोई क्षेत्र जो है वो शामिल हो रहा है, यदि भारत सरकार किसी को शामिल कर रही है, तो ये सभी बातें जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो निर्माण से संबंधित है। तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्य का नाम, क्षेत्र, ठीक है, राज्य का नाम, क्षेत्र और निर्माण इसमें भी है। तीसरे में राज्य का नाम, क्षेत्र, निर्माण, इन सभी के बारे में जो है जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 3 में की गई है। यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 में तो राज्य के निर्माण की बात की गई, निर्माण में बात की, और इसके अलावा जो है यदि कोई राज्य शामिल किया जा रहा है। पर अनुच्छेद 3 जो है, ठीक है, वो नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का नाम, ठीक है, नाम, क्षेत्र और निर्माण करने से, इन सभी से संबंधित है। तो 2 और 3 में आपको यही याद रखना है कि 2 की जो बात की जा रही है, तो 2 जो नया राज्य बन रहा है, ठीक है, यदि उसमें कोई नया क्षेत्र भी शामिल हो रहा है तो ये बात की जा रही है। 3 में है राज्यों के नाम परिवर्तित करने की बात की जा रही है, ठीक है, क्षेत्र बदलने की बात की जा रही है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएंगी। अब अनुच्छेद 4, नाम, क्षेत्र, सीमा
ये सभी जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएंगी। अब अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 4 जो है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, इनको लागू करने की जो है क्या विधि होगी, कैसे लागू होंगे, इनकी बात की जा रही है अनुच्छेद 4 में। तो आपको जो ये शुरू के जो 4 अनुच्छेद हैं, तो ये याद रखना है कि पहले अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरे अनुच्छेद में जो है राज्यों के निर्माण की बात की गई है और यदि कोई क्षेत्र शामिल किया जा रहा है उसकी बात की जा रही है, तीसरे अनुच्छेद में राज्यों के नाम बदलने की बात की जा रही है, क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन की बात की जा रही है, तो ये तीसरे में है। और चौथे में जो है अनुच्छेद 2 और 3 को कैसे लागू किया जाएगा इसकी बात की जा रही है, कैसे लागू किया जाएगा ये बात की जा रही है, कैसे लागू किया जाएगा। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है और अनुच्छेद 3 भी आ चुका है परीक्षा में, तो ये आपको शुरू के 4 अनुच्छेद याद रखने हैं। अब ये जो हम लोगों ने देखा 4 अनुच्छेद, ये संविधान के भाग 1 के अंतर्गत ये बातें की गई, जिसमें कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में उसी के अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं। अब 4 अनुच्छेद के बाद जो संविधान का भाग 2 शुरू होता है, भाग 2, यहाँ हम लोग एक एक आर्टिकल लेके नहीं चलना है हमें, क्योंकि जब हमने भाग 2 मूल अधिकार पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने सीरियल से एक एक अनुच्छेद को देखा था। और भाग 3, भाग 4 तक तो हम लोगों ने एक एक आर्टिकल को ही देखा था और लगभग सभी लोगों को जो है ये मौलिक कर्तव्य तक ये अनुच्छेद याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधा आर्टिकल से प्रश्न आते हैं, तो ये आर्टिकल याद होने चाहिए। तो उनके लिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व इनकी क्लास में पीछे हो चुकी हैं, यहाँ पे हमें जो महत्वपूर्ण है चीज़ें हैं वो देखनी है। तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, जैसा कि आपको मालूम ही है नागरिकता। अब नागरिकता अधिनियम 1955, 86 सभी नागरिकता पे पारित भी हो चुके हैं। तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, इसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान है। नागरिकता किन आधारों पर दी जाएगी, नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, तो इन सभी की चर्चा नागरिकता के अध्याय में की गई है। और ये संविधान में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के मध्य में इनके प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है। भाग 3 जैसे कि आपको मालूम ही है मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 जो है किससे संबंधित है? हमारे मौलिक अधिकारों से, यानी हमारे जो हमको जो संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं, जिनके उल्लंघन पर हमारे लिए न्यायालय की व्यवस्था है, हम न्यायालय जा सकते हैं, ये सभी बातें जो हैं संविधान के भाग 3 में के अंतर्गत आती हैं। और भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनकी चर्चा की। इसको भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है। जब हमने मौलिक अधिकार देखा था तो इन अनुच्छेदों को 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं इनको हम लोगों ने डिटेल पे देखा था। तो 12 से 35 में जब हमने देखा था अनुच्छेद आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, 20, 21, 23, 24, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, 29, आर्टिकल 28, 29 और आर्टिकल 32, ये सभी महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं और जहाँ से प्रश्न आया करते हैं। तो इन अनुच्छेदों, ये सभी अनुच्छेद जो हैं आपको याद होने चाहिए, मौखिक याद होने चाहिए। तो ये जब हम लोगों ने मौलिक अधिकार पर चर्चा की थी तो वहाँ पे हम लोगों ने इन अनुच्छेदों को देखा था। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इन अनुच्छेदों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको ये अनुच्छेद आपको देखना है, देखने के बाद इनको याद रखना है। 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 32
यद्यपि आपको पूरे याद हो जाए तो और अच्छा है, पर इतने तो याद होने ही चाहिए। भाग 3। भाग 4, संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो सरकार के जो हैं कर्तव्यों को स्पष्ट करते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। किंतु यदि सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो उसके खिलाफ कोई जो है हमें संरक्षण नहीं मिला है कि इससे हम न्यायालय पे चले जाएं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार प्रयास करेगी, ये कहा गया। और ये संविधान में जोड़े गए थे गांधी जी की प्रेरणा से। तो भाग 4, भाग 4 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है। और इनमें हैं क्या? इसमें है नीति निदेशक तत्व। ये नीति निदेशक तत्व जो हैं ये कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है उसको साकार करने के लिए जोड़े गए। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को साकार करने के लिए संविधान में इनको शामिल किया गया। और संविधान में भाग 4 में ये शामिल हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं इनकी चर्चा की गई है। और इस टॉपिक पे भी अब हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व पढ़े थे, वहाँ पे जो इससे संबंधित ये अनुच्छेद 36 से 51 है, इनको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। 36 से 51 के मध्य, जिसमें कि आर्टिकल 38, 39, 40, 44, 48, 50, 51 ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा था। और ये अनुच्छेद आपको याद भी होना चाहिए। इसके साथ में जो इसके सब आर्टिकल हैं ए बी करके, वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। इनको हम लोगों ने तो देख ही लिया था नीति निदेशक तत्वों में, पर यहाँ पे हम इसलिए इनको लिख दे रहे हैं कि जिससे कि आपको याद रहे कि याद तो हमको 36 से 51 ही पूरे होने चाहिए, पर अगर नहीं है तो इन आर्टिकल, तो ये आर्टिकल तो हमको याद होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं। अब आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायत की बात की गई है, ठीक है। ये 50वां बार प्रश्न आ चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है। वो 40 है, यद्यपि एक आर्टिकल और है भाग 9 पंचायतों पे भी, पंचायतों के ऊपर ही है। और 243 जो है पूरा आर्टिकल ही पंचायत पे है। पर नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। 44 में समान सिविल संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे लागू है 44। तो ये सब हम लोगों ने पहले हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे हमको बस ये है कि आर्टिकल 36 से 51 हमको जानना है कि नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। अब 36 से 51 संविधान में ही एक भाग और है, भाग 4 का, भाग 4 का, ये भाग 4 का। और इसमें जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 51 का है, आर्टिकल 51 का, ठीक है। इसमें है क्या? इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य संविधान द्वारा निश्चित किए गए कि हमारे ये कर्तव्य हैं, उनकी जो बात की जा रही है वो संविधान के भाग 4 का यानी अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, प्रारंभ में 10 थी। ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में 11 है। संविधान में जो शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य, ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में शामिल किए गए। और उसके लिए कमेटी बनी थी और उस कमेटी के जो हेड थे वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति के आधार पर जो है इनको शामिल किया जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों को भी हमने देखा है, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो फिलहाल ये जानिए कि संविधान के अनुच्छेद
भाग 4 का के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, ठीक है। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए। तो यहाँ तक लगभग हम लोगों ने एक एक आर्टिकल पर चर्चा की थी। अब इसके आगे जो हमको देखना है, इसके आगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो प्रश्न के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देखेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। संविधान का अगला भाग 5 बहुत बड़ा भाग है, ठीक है, भाग 5। तो भाग 5 में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। भाग 5 में जो है सबसे पहले तो एक भाग 5 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, संसद आती है, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, सभी भाग 5 में ही शामिल हैं। जो केंद्र की व्यवस्था है, ठीक है, संघ की जो व्यवस्था है वो भाग 5 के अंतर्गत ही है। तो भाग 5 के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, उनमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। आपको याद रखना है अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 में है क्या? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। राष्ट्रपति का पद, ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 52 में की गई है। अब राष्ट्रपति के पद की बात हो गई 52 में, तो अब अगला अनुच्छेद 52 के बाद जो है 53, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 53। हम लोग राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद संबंधित है उनको देख रहे हैं। अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य की बात की गई है। राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, राष्ट्रपति के पास पावर क्या होंगी, इसको भी हमने चर्चा की है। जब हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहाँ पे राष्ट्रपति जब हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद थे उन पे हम लोगों ने डिटेल में देखा था। यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ और कार्य हैं, शक्तियाँ भी बहुत सी हैं, इनको भी हम लोगों ने देखा था। तो 53 में शक्ति एवं कार्य है और 54 में लगातार आर्टिकल हैं, आपको याद करने पे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, लगातार आर्टिकल हैं 52, 53, 54। 54 में क्या बात की गई है? 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की बात की गई है। तो ये आर्टिकल आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए कि 52 राष्ट्रपति का पद, 53 उसकी शक्ति एवं कार्य और 54 निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात। तीनों आर्टिकल लगातार हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित हम आगे देखते हैं। ये 3 आर्टिकल तो आपको याद हो गए होंगे, याद नहीं भी हो रहे हैं तो आप 2 से 3 बार जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो 52, 53, 54। अब जो अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो अनुच्छेद 72, जो याद होना चाहिए, आर्टिकल 72। ये अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए। याद जितने अनुच्छेद, वैसे भी हम यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही देख रहे हैं और ये सभी अनुच्छेद जो हैं आपको याद रहने ही चाहिए। अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, जो भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 72 में बात की गई है। क्षमादान की शक्तियां जो हैं राज्यों में राज्यपाल के पास भी होती हैं और दोनों की क्षमादान की शक्तियों में एक ही अंतर होता है कि राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है, मृत्युदंड पाए व्यक्ति को जो है क्षमा दे सकता है, जबकि राज्यपाल के पास मृत्युदंड समाप्त करने की शक्ति नहीं होती है। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं क्षमादान के अंतर्गत वो राज्यपाल के पास भी हैं और राष्ट्रपति के पास भी हैं। तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उसे प्रदान की गई है। तो आपको अनुच्छेद 72 याद रखना है। बहुत बार आया है कि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसे प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के बाद जो अगला अनुच्छेद है
अभी आगे अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेट और भी आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी न्यायपालिका में भी राष्ट्रपति भी आएगा, उसके परामर्श की जो बात की जाएगी तो वो आगे आएगा। यहाँ हम लोग क्रम से देख रहे हैं। तो 72 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 85। 72 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल वो कौन सा है? अनुच्छेद 85। अब अनुच्छेद 85 में है क्या? अनुच्छेद 85 जो है वो लोकसभा के विघटन की बात करता है। लोकसभा का विघटन की बात करता है अनुच्छेद 85। अब ये जो लोकसभा का विघटन होता है, करता कौन है? तो ये राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के विघटन की बात किस अनुच्छेद के तहत की जा रही है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 85 है। ठीक है, अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। पर अगला आर्टिकल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है? वो है अनुच्छेद 123। और अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, जब संसद द्वारा जो कानून नहीं पारित हो पाते हैं तो उस समय जब राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति के अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसदीय कानूनों का प्रभाव होता है। तो ये जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार ये भी आ चुका है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको भूलना नहीं है, इसको याद ही रखना है कि अनुच्छेद 123, ठीक है, 123 अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 123 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अगला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो भी उसका है कि अनुच्छेद 143 143 यहाँ पे 123 था और था अध्यादेश, यहाँ पे 143 है। ठीक है, 143 में ये जो है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति, ये बात कहाँ पे की जा रही है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श लेने की शक्ति है। ठीक है, वो परामर्श लेने की शक्ति है, किंतु ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। परामर्श तो ले सकता है राष्ट्रपति, पर उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। पर हमें जो हमको जानना है, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि राष्ट्रपति की जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की जो शक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा की गई है, कहाँ पे उसका वर्णन है। ठीक है, ये हमको जानना जरूरी है। तो उससे जो संबंधित जो अनुच्छेद है वो 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, यद्यपि वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने 143 तक देखा। ठीक है, 143 मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति की बात की जा रही है। अब हम लोगों ने राष्ट्रपति देखा। ठीक है, राष्ट्रपति की चर्चा की। राष्ट्रपति के बाद क्रम से तो हमें उपराष्ट्रपति पे आना चाहिए। उपराष्ट्रपति पे आना चाहिए कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद संबंधित हैं उनको भी हम लोग साथ में देख ही ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 63, ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल अनुच्छेद 61 था
राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात की गई है, तो वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आर्टिकल छूट रहा था, याद आ गया। ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की बात की गई है वो अनुच्छेद 61, 56 और 61 की बात की जाती है, पर अनुच्छेद 61 के तहत ही ज़्यादातर मिलता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा की गई। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, ये हम लोगों ने जब राष्ट्रपति देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग कैसे लाया जाएगा, संसद के किस सदन से लाया जाएगा, क्या सिर्फ एक सदन से ही आ सकता है या दोनों सदन से आ सकता है महाभियोग राष्ट्रपति पर। तो इन सभी को हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा कर ली थी। महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के तहत 61 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति हम लोग देख रहे थे, तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। 63, ठीक है, 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और 63 के साथ में 64, आपको देखिए लगातार याद करने हैं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 63 में तो उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, और 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति के कार्य होंगे, राज्यसभा का सभापति यही होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसके जो कार्य होंगे, ठीक है, उसके कार्य उनको बताया जा रहा है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति के कार्य होंगे। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति से जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जो जानने चाहिए वो अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64, ठीक है। 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, और 64 में जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में इसके कार्यों की बात की गई है उपराष्ट्रपति के। अब उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री की बारी आती है, ठीक है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से संबंधित तो बहुत से अनुच्छेद हैं, पर जो हमको याद ही रहने हैं, ज़रूरी ही हैं हमारे लिए, वो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। यहाँ से जो प्रश्न आया करते हैं वो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, इनसे ही लगातार प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 74 जो है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद की बात 74 में की जा रही है। और इस जो मंत्री परिषद होगी, इसका जो प्रधान होगा वो होगा प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री। तो आपको जो है आर्टिकल अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, ये दोनों अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 74 में बात की जा रही है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी। उसी के साथ में उससे जस्ट जुड़ा हुआ आर्टिकल 75 यानी 75, उसमें कहा गया कि इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, वो होगा प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पे 63, 64, यहाँ पे 74, 75, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये अनुच्छेद जो है आपको कभी नहीं भूलेंगे, और प्रश्न इन्हीं अनुच्छेदों से ही आते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और 2 से 3 बार इनको देखना है, क्योंकि अभी तक जितने या तो यहाँ इन अनुच्छेदों से प्रश्न आ चुके हैं या ये अनुच्छेद सदैव जो है महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, ठीक है। अनुच्छेद 74 जो है वो, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जस्ट उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद 75, उसमें कहा गया कि उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित 2 अनुच्छेद तो हमको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम संसद पे देखते हैं कि संसद में कौन से अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो एक अनुच्छेद है आर्टिकल 79, ठीक है, 79 अनुच्छेद 79। इसमें कहा गया कि भारत की एक संसद होगी, ठीक है। जो संसद की बात की जा रही है कि भारत में एक संसद होगी,
वो अनुच्छेद 79 यानी 79 में कहा जा रहा है। और 79 के साथ देखिए लगातार यहाँ पे भी जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद होगी। 80 में जो है राज्यसभा की बात की जा रही है। संसद के दो सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर संसद बनती है। तो उसमें से संसद का जो एक अंग है वो राज्यसभा है, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में की जा रही है। ठीक है, अनुच्छेद 80 के बाद अगला अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 यानी लोकसभा की बात जो की जा रही है, अनुच्छेद 81 में की जा रही है। अब यहाँ पे 79, 80, 81 तीनों अनुच्छेद आपको याद करने हैं। 79 में कहा गया कि भारत की एक संसद होगी। ठीक है, अब आप जानते ही हैं कि संसद के जो है 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। और संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन, और राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई, 79 के बाद अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की जा रही है। तो संसद से जो संबंधित जो ये अनुच्छेद हैं 79, 80 और 81, ठीक है, ये आपको याद ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार अनुच्छेद हैं और पूछे भी जाते हैं कि लोकसभा की चर्चा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की स्थापना की गई, या राज्यसभा की जो बात आती है संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद जो हैं 79, 80 और 81, ठीक है, अनुच्छेद 79, 80, 81 ये क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। 81 के बाद अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100। अनुच्छेद 100 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 100 में ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जो लोकसभा है ये, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार, यानी सामान्यतः तो वोटिंग नहीं करेगा, पर यदि मैच टाई हो रहा है या बराबर हो रहा है तो वो जो है निर्णायक मत का जो है इस्तेमाल कर सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष को जो है निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत प्रदान किया गया है उसे। तो अनुच्छेद 100 हुआ। 100 के बाद अनुच्छेद 105 अभी हमको जानना है। ठीक है, आर्टिकल 105, 105 में क्या है? इन अनुच्छेदों को हम लगभग कभी कभी छोड़ भी देते हैं, पर ये छोड़ना उचित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये कभी पूछे जा सकते हैं। अब अनुच्छेद 105 जो है, 105 में क्या है कि संसद का विशेष अधिकार, ठीक है, जो संसद के विशेष अधिकार हैं, विशेषाधिकार भी जिनको हम कहते हैं, तो संसद के पास कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है, इन सभी की जो बात की गई हो वो अनुच्छेद 105 में की गई है। संसद का जो विशेष अधिकार है, जो संसद के पास पावर होती हैं जिनका वो इस्तेमाल भी करती है, तो जो उसके जो विशेष अधिकार हैं, ठीक है, इनकी बात जो की गई है वो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत की गई है, विशेष अधिकारों की। अब अनुच्छेद 105 के बाद जो अगला अनुच्छेद हमको याद होना चाहिए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, इसमें कोई कमी नहीं, जितने भी अनुच्छेद अभी तक हम लोगों ने देखा वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, पर उसमें भी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो जहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, और उन्हीं में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। 108 में है क्या? 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन यानी कि ये दोनों सदनों का सम्मिलित अधिवेशन।
और ये जो संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसको बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? आप लोग यद्यपि जानते हैं, ठीक है, फिर भी एक बार देख ले रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? बुलाने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये दोनों प्रश्न लगातार आया करते हैं। अध्यक्षता, दोनों प्रश्न ये लगातार आया करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि जो बुलाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है और जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब संयुक्त अधिवेशन की बात कहाँ पे की गई है, कौन सा अनुच्छेद है जो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद आपका 108 है, ठीक है। तो 108 आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। 108 के ही साथ में एक अनुच्छेद ये भी महत्वपूर्ण है, 110, ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। 110 ये भी पूछा जाया करता है कि धन विधेयक की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 जो है, ठीक है, 110 जो है ये संबंधित है धन विधेयक से। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, ये प्रश्न भी लगातार पूछा जाता है। लगातार ये प्रश्न आया करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा या कौन करता है, ठीक है। ये प्रश्न भी बराबर आया करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो 110 में धन विधेयक की बात की गई है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये चीज़, बेसिक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है, ठीक है, धन विधेयक की चर्चा की गई है और धन विधेयक में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। तो विकल्प दे देता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इस तरह के विकल्प देता है। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और लोकसभा अध्यक्ष पे ही आपको टिक लगानी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद 110 पे हम लोग पहुँच गए और 110 तक हम लोगों ने देखा कि 110 में जो है धन विधेयक की बात की गई है, ठीक है। 110 में धन विधेयक की बात की गई है और प्रश्न यहाँ से यही बना करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। जनरली अभी तक प्रश्न यही बना है यहाँ से। और ये धन विधेयक की बात कहाँ पे की गई है, ठीक है। धन विधेयक के बाद जो हमको आगे देखना है वो अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि हम अध्यादेश पहले देख चुके हैं 1, 2, 3, 123, ठीक है। तो हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमको देखना है, कोई हम आगे भी हो सकता है, कोई पीछे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 112 में बजट की बात की गई है। बजट, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि बजट की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 112 में है, पर 112 में जो है वो बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण, ये शब्द आया है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण, वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है बजट के लिए। और ये जो बजट की बात की जा रही है तो ये अनुच्छेद 112 में की गई है। ये तो बजट शब्द नहीं है, बजट के स्थान पे जो है वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर अगर पूछा जा रहा है आपसे कि बजट की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको बिना सोचे समझे 112 लगाना है, 112 ही लगाना है, ठीक है। 112 के बाद जो अगला है 116, आर्टिकल 116, 116 में बात क्या की गई, लेखानुदान की बात की गई है।
लेखानुदान, ये सभी आपको याद होने चाहिए, मौखिक याद हो जाने चाहिए कि किस अनुच्छेद से क्या रिलेट है। लेखानुदान 116। लेखानुदान में होता क्या है कि बजट के मतलब बजट के अलावा यानी बजट के अतिरिक्त, बजट तो पास होता ही है, बजट के अतिरिक्त जब अलग से इसे संसद से पास कराना होता है, ये संसद में पास कराया जाता है, ठीक है, तो बजट के अतिरिक्त अलग से पास होता है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। तो ये जो लेखानुदान की बात की गई है वे संविधान के अनुच्छेद 116 में की गई है, ठीक है, 116 में। और लेखानुदान के साथ में ही अगला जो जुड़ा हुआ आर्टिकल है 117, 117, 117 वित्त विधेयक। अब हम लोगों ने धन विधेयक तो पहले ही देख लिया था, ठीक है, धन विधेयक हम लोगों ने पहले देख लिया था। तो धन विधेयक के बाद वित्त विधेयक आएगा, जो धन विधेयक नहीं है वो वित्त विधेयक होंगे। तो वित्त विधेयक जो है ये अनुच्छेद 117 जो है 117 जो है ये वित्त विधेयक से संबंधित है। 117 किससे संबंधित है? ये वित्त विधेयक से संबंधित है। तो वित्त विधेयक 117, तो यानी 112, 116, 117, ठीक है, वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है, जो हमको याद होने चाहिए, वो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अनुच्छेद हैं जहाँ जिन पर सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा की गई है उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 124 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, ठीक है, आर्टिकल आपको याद होना चाहिए 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। किस आर्टिकल में? 124 में। 124 के बाद में ये अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए सभी आर्टिकल हैं, ये 131, 131, ये मूल अधिकारिता की बात की गई है, ठीक है। किसकी मूल अधिकारिता की? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो है मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता की बात की गई है। मूल अधिकारिता का मतलब यही है कि जो उसके क्षेत्राधिकार है, ठीक है, जो उसका क्षेत्राधिकार है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी बात जो है अनुच्छेद 131 में की गई है। अब 124, 131, 137 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 137, 137 ये सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ये कोई भी मामला, कोई भी कानून, कुछ भी है, उसकी जो समीक्षा करने की बात जो की जा रही है वो सब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उसे प्रदान की गई है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात जो की जा रही है वो 137 में है। और 143, 143 ये 143 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति है। अभी हम लोगों ने इसको पहले भी देखा था कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, किंतु परामर्श मानने को बाध्य नहीं होगा। वही बात यहाँ पे की जा रही है। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को परामर्श की शक्ति है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 124, 131, 137 और 143 ये सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो हमको याद रहने ही चाहिए। 24 में गठन की बात की गई है, 31 में क्या बात की गई? 31 में क्या बात की गई कि सर्वोच्च न्यायालय की जो मूल अधिकारिता है, जो उसका जो क्षेत्राधिकार है, ठीक है, वो अनुच्छेद 131 में उसकी बात की गई। और 37 में जो है उसके न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई, उसके जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ठीक है, उसकी बात की गई। और 43 में परामर्श की शक्ति। अभी जब हम लोग आगे उच्च न्यायालय देखेंगे तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। अब फिलहाल इस क्लास में हम लोग जो है यहीं तक देखते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और इससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम लोग जो है अगली क्लास में पूरे कर लेंगे, अगली क्लास में पूरे हो जाएंगे।
और इन अनुच्छेदों को आप 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार भी हो सके इनको देखिए, चूँकि ये वो अनुच्छेद हैं जो या तो आ चुके हैं या कभी भी आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।